बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मोहम्मद मालिक साहब और शहबाज गिल साहब की जो लड़ाई है वो दिन भर बल्कि कल शाम ही से ज़ेर बहस रही है। उस पर बहुत गुफ्तगुएँ हुई हैं। कल से लेकर आज भी ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है, नॉनसेंस का ट्रेंड चलता रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कोई मालिक साहब की पुरानी चीज़ें निकाली गई, दूसरी तरह से कोई शहबाज गिल साहब की पुरानी चीज़ें निकाली गई। आज इस पर वीलॉग्स भी हुए कुछ, लेकिन मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूं कि बतौर एंकर मैं इसको कैसे एनालाइज करता हूं, ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, और मैं एज एन एंकर कैसे देखता हूं कि कहां गड़बड़ हुई। क्योंकि कई दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि शो में कई मरतबा झगड़ा हो जाता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि गेस्ट नाराज़ होकर चला जाता है, कई मरतबा ऐसा होता है, बहुत कम होता है कि आपको माजरत करनी पड़े। गेस्ट दूसरे गेस्टों की अगर हद तक कर रहा है तो आपको उनसे माजरत कर लेनी पड़ती है ताकि बाकी गेस्ट जो हैं उनकी हद तक ना हो। तो कई दफ़ा इस तरह की सिचुएशंस प्रोग्राम में आ जाती हैं। तो मैं इस शो को कैसे एनालाइज करता हूं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई, कहां हुई, किससे हुई। शहबाज गिल साहब से हुई, मालिक साहब से हुई। मालिक साहब ने कहां पर कमज़ोर जुमले कह दिए, शहबाज गिल साहब ने कहां पर कह दिए। तो मैं ज़रा आपके सामने अपनी नज़र से, एक एंकर की नज़र से आपके सामने तज्जिया रखता हूं कि क्या हुआ। देखें, सबसे पहले तो ये हुआ कि शहबाज गिल साहब को 21 मिनट और कोई 40-45 सेकंड पर, या ये 21वें मिनट में आप कह लें कि उनको गुफ्तगू का मौका मिला। अच्छा, अब बतौर एंकर ये एक बड़ा इम्तहान होता है रोजाना कि शो किससे शुरू कर रहे हैं, कौन से गेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ शोज का फॉर्मेट ये लगा बंदा है कि हुकूमती जमात से शुरू करेंगे। कुछ चैनल्स पे तो आप सेटिंग अरेंजमेंट भी देखेंगे कि एंकर के साथ वेरी नेक्स्ट पर हुकूमती जमात का नुमाइंदा बैठा होता है, जिसकी भी हुकूमत हो। उसके बाद ऑपोजिशन होती है, उसके बाद तीसरा गेस्ट होता है, यानी ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है उसका गेस्ट होगा, फिर तीसरा गेस्ट होगा। बाज पैनल्स पे क्या होगा, जिसका सबसे सीनियर गेस्ट है उसको सबसे पहले वाली कुर्सी पे बैठाया जाएगा, फिर दूसरी और फिर तीसरी कुर्सी पे बैठाया जाएगा। और आमतौर पर जो है वो इसी से तासुर लिया जाता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहली कुर्सी पे कोई बैठा है या तीसरी कुर्सी पे बैठा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सीनियर है कौन नहीं है, लेकिन एक नॉर्म बन गई हुई है। तो पहला तो यही होता है कि जी बैठेगा कौन कहां पर, और उसके बाद फिर ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट है उससे आप गुफ्तगू शुरू करेंगे। ये एक नॉर्म बन गई हुई है। या जो हुकूमती जमात का बंदा है उसको सीनियर कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो हुकूमत की जमात का है, और आमतौर पर वो मिनिस्टर्स होते हैं, तो चूंकि वो मिनिस्टर है, चूंकि उसका एक प्रोटोकॉल है, चूंकि वो एक सीनियर ओहदे पर है, इसलिए उससे शुरू करना चाहिए। प्रोटोकॉल का तकाजा ये है। आमतौर पर इस तरह की चीजें होती हैं। तो बतौर एंकर मैं भी रोजाना फंसा होता हूं कि यार किससे शुरू करूं गुफ्तगू। तो मैंने फिर अपने प्रोग्राम की हद तक तो ये रखा हुआ है कि जिससे रेलेवेंट टॉपिक होता है, यानी बाज औकात अगर आज दिन भर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जवाबदेही अगर ऑपोजिशन को होनी चाहिए तो ऑपोजिशन की तरफ ले जाऊंगा, और अगर हुकूमत की तरफ होनी चाहिए तो हुकूमत की तरफ ले जाऊंगा। तो अगर आप ये उसूल मुरतब ना करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये मेरे नजदीक ऐसा है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि पहले 7-8 मिनट में, और कई एंकर्स की ये कोशिश होती है कि 7-8 मिनट में सबको गुफ्तगू में शामिल कर लें। और अक्सर आपने देखा होगा कि मुझ समेत कई एंकर्स ये कहते भी हैं कि जी अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा बाकी मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं, फिर आपके पास मैं वापस आ जाता हूं। आप लंबी बात होने से रोक देते हैं और वापस आ जाते हैं ताकि गेस्ट जो है ला ताल्लुक महसूस ना करे कि मैं 10 मिनट हो गए खामोश बैठा हूं। और बाज़ दफा तो कोई शिकवा कर देता है कि जी मैं 20 मिनट से बैठा हूं। तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि पहला तो यह हुआ कि शहबाज गिल साहब 21वें मिनट में उनको मौका मिला, तो नेचुरली वो 20 मिनट तक सुनते रहे इरफान हाशमी को। इरफान हाशमी एक जर्नलिस्ट हैं जो कि लंदन से साथ थे मालिक साहब के। मालिक साहब को लगा कि उनकी स्टोरी है और स्टोरी पर प्रोग्राम है तो उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इरफान हाशमी, और फिर गुफ्तगू की बेस बनेगी। एंकर ने यह सोचा, और अपने तौर पर उन्होंने ठीक सोचा एंकर ने, कि गुफ्तगू की बेस तो उसी ने बनानी है जिसकी ये स्टोरी है रिपोर्टर की, तो रिपोर्टर को इसलिए लिया। लेकिन शायद ज्यादा मुनासिब होता कि रिपोर्टर को 3-4 मिनट लेके बाकी गेस्टों को शामिल करके दोबारा रिपोर्टर पे चले जाते। लेकिन बहरहाल वो सीनियर एंकर है, मैं उनको मालिक साहब की कोई करेक्शन तो नहीं कर रहा, ना मैं ये समझता हूं कि मैं उनको कोई राह दिखा रहा हूं। उनकी निस्बत तो मैं बहुत जूनियर सहाफ़ी हूं, लेकिन मैं चूंकि खुद इन मसाइल का रोजाना इससे निमट रहा होता हूं, इससे मुझे लगता है कि एक ये भी अनकंफर्टेबिलिटी हो सकती है शहबाज गिल की, जो कि उनके माइंड में डेवलप हो गई गुफ्तगू से पहले ही। और आप जानते हैं जब भी कोई लड़ाई होती है तो अचानक नहीं हो जाती, कोई उसका पीछे कुछ कतरा कतरा करके पैमाने में ढल रहा होता है और फिर वो पैमाना भरता है। तो 20 मिनट के बाद जब शहबाज गिल साहब आए, लेकिन जो शहबाज गिल साहब को इस प्रोग्राम में 2 मरतबा मौका मिला। जो पहला मौका मिला उसमें उन्होंने कोई 5-6 मिनट 4-5 मिनट गुफ्तगू की, उसमें 2 टफ जुमले थे शहबाज गिल साहब की तरफ से, लेकिन वो खुशरूबी के साथ पार्ट ब्रेक तक चला गया और ब्रेक से फिर वापस आए। अब पहले हिस्से में क्या हुआ,
अब शहबाज गिल साहब चूंकि झटके आदमी है, खुली डुली उससे बात करते हैं, तो मिसालें भी उसी तरह के लेकर आते हैं। तो बाद औकात कोई सीनियर आदमी को ये लगता है कि नहीं, ये मेरे कैलिबर की मिसाल नहीं है मुझे दी गई। अब उन्होंने पहले तो ये कहा कि अगर मैं आपसे कहूं, यानी शहबाज गिल साहब ने सबसे पहले आते ही हमला ये किया, अगर मैं एफिडेविट दूं कि आपके ऑनर ने, चैनल के मालिक ने किसी को कत्ल कर दिया है, तो आप ये स्टोरी कर देंगे? तो मालिक साहब को ये सवाल डाल के उन्होंने थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। अब जाहिर है किसी भी सहाफ़ी को कोई और मिसाल भी दी जा सकती है, लेकिन बहरहाल चलें, मैं इसको नहीं कहता कि शहबाज गिल साहब की मिसाल गलत थी, लेकिन उन्होंने इस मिसाल से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर किया मालिक साहब को, और मालिक साहब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब धीमे से लहजे मालिक साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इसके लवाजमात पूरे करने पड़ेंगे, फिर ही स्टोरी होगी। तो मान लिया कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में झोल था। अच्छा, फिर बात आगे बढ़ती है, तो 24वां मिनट आता है जिसमें वो कहते हैं मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। शहबाज गिल साहब ने कहा बावजूद इसके कि आपने एक तकरीर करते हुए तकरीर में कहा कि हमारा हाल तो ये है कि एक जो है वो शाम के शोज़ में तलाल चौधरी और शहबाज गिल इंटेलेक्चुअल बन के बैठ जाते हैं, या इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा इसके बावजूद मैं आपकी, तो मालिक साहब ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, कहूँगा तो मैं आपके मुंह पे बैठ के कहूँगा। बहरहाल कहा या नहीं कहा था उन्होंने, बाज़ बंदा, मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ में कई एंकर्स की मिसालें देनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को बात समझाने के लिए। हम कुछ सक्सेसफुल एंकर्स की, कुछ अनसक्सेसफुल एंकर्स की, कुछ पॉलिटिशियंस की, कुछ लैंग्वेज की, कुछ लिंग्विस्टिक्स की, कई मिसालें देनी पड़ती हैं। बंदा कह देता है, हो सकता है कहा, हो सकता है ना कहा, मालिक साहब कहने नहीं कहा तो हो सकता है ना कहा, हो सकता है शहबाज गिल साहब को गलत किसी ने बताया। बहरहाल अगेन मालिक साहब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए इस बात से। अब ये थोड़ा सा एक बैड टेस्ट जिसको आप कहते हैं ये हुआ, और पहला पार्ट जो है ये वाला चला गया, और फिर ब्रेक आ गई, और ब्रेक के बाद फिर वो वापस आते हैं। अच्छा, अब जो है वो मालिक साहब यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेज करते हैं, वो इरफान हाशमी के पास जाते हैं, फिर दूसरे गेस्ट के पास जाते हैं, इनके पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी सारा काम ऐसा लगता है डाइवर्जेंस पे चल रहा है, कि तवज्जो हटाओ, असल इशू से तवज्जो हटाओ, सदाती निज़ाम पे डालो, तवज्जो हटाओ, इस पे डालो, ये वो चीज़ें। तो मालिक साहब का क्वेश्चन एक थोड़ा सा फ्रैंक से स्टाइल में क्वेश्चन था। मेरा नहीं ख्याल उनका ये स्टाइल है, वो इसी तरह से बात करते हैं, उसमें मुझे कोई मुज़ायका नज़र नहीं आया। तो मगर उन्होंने कहा क्या जी, उन्होंने एक जजमेंट भी दी, उन्होंने कहा काम आपका कोई नज़र आता नहीं है और आप जो है वो डाइवर्जेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जाहिर है इसका जवाब देना शुरू किया उन्होंने, शहबाज गिल साहब ने। अच्छा, यहाँ तक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लड़ाई होती, वो डिस्पाइट के वो जो दो जुमले अनकंफर्टेबल करने वाले थे वो अपनी जगह पे अलग थे, लेकिन यहाँ इस एक सवाल था मालिक साहब का अपने स्टाइल में, मखसूस स्टाइल में उन्होंने किया, और मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ने उसको बुरा भी नहीं माना और उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या मुश्किल होती है एंकर्स के लिए, मतलब मैं अगेन अपनी नज़र से देख रहा हूँ क्योंकि मैं एंकर हूँ। वहाँ पर शहबाज गिल साहब ने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए, और उन्होंने पूरी अपनी परफॉर्मेंस की, ये फलां ब्लूमबर्ग ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, फलाने का उन्होंने अखबारी तराशे और ये वो करना शुरू कर दिया। अच्छा, एज एन एंकर मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी कोई गेस्ट रेपिटेशन के बाद साथ बात करता है ना, जिस पर बहुत बात हो चुकी है, मिसाल के तौर पर जब भी मुझे को कहेगा ना कि जी यहाँ पर तो जी मालम जब्बा पे बात नहीं होती, यहाँ पर बाजी हलीमा की सिलाई मशीनों पे बात नहीं होती, तो मुझे लगेगा कि ये घिसे पिटे जुमले बंदा बोल रहा है, तो मैं फ़ौरन उसको टोकूंगा कि सर ये अब मेरे सवाल का जवाब देना। अच्छा, हो सकता है उसको लगे कि मैं पीटीआई की बुराई नहीं सुनना चाह रहा, लेकिन असल में मैं क्या चाह रहा होता हूँ, मैं चाह रहा होता हूँ मुझे रेपिटेशन वाले जुमलों से शो ड्रैग होता है। एंकर को हमेशा एक मसला रहता है, उसको जहां पे लगता है कि मेरा शो ड्रैग हो रहा है, डिस्कशन बोरिंग हो रही है, उसको लगता है कि यहां पर मुझे शो को संभालना चाहिए। और एंकर हमेशा वो जो किताबी बातें और लंबी चीजें और वो जो दोहराई चीजें होती हैं उससे अनकंफर्टेबल होता है, और वो कहता है कि जी बस आगे चलें ना, काम की बात करें, कोई क्या कहते हैं कि कोई नई बात करें, कोई ताज़ा बात दें, कोई अच्छा जुमला दें, कोई नई खबर दें, कोई नया तज्जिया दें। एंकर ये ढूंढ रहा होता है, और एंकर का ये प्रोफेशनल काम है, वो ये ढूंढ रहा होता है। मालिक साहब को भी लगा कि शो ड्रैग हो रहा है, लेकिन मालिक साहब का चूंकि अंदाज मुख्तलिफ है, तो उन्होंने कहा कि जो है वो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अब ये बस आपने बहुत दिखा दिया, कहते नहीं एक और दिखाऊंगा, अच्छा जल्दी दिखा दें जरा, टाइम कम है। मालिक साहब ने कहा अच्छा जल्दी दिखा देना, टाइम कम है। तो इन जो मालिक साहब का यहाँ पर अब थोड़ा सा लहजा था वो थोड़ा सख्त होना शुरू हुआ। मे बी मालिक साहब को जो उन्होंने अनकंफर्टेबल पहले किया था वो बैक ऑफ द माइंड उनके बात होगी, वो जवाब में उनको अनकंफर्टेबल कर रहे होंगे ताकि वो उसको सेटल कर सकें स्कोर को। और ये भी अगेन एंकर की एक मिजाज होता है, साइकी होती है कि उसको ये एहसास हो रहा होता है कि मुझे खाम खा किसी ने दबाने की कोशिश की है, तो मैं उसको ज़रा
लेवल करता हूं, और अगर एंकर ऐसा करे तो गेस्ट को ये मैं लगता है और वो उसको लेवल करता है। बहरहाल मालिक साहब ने कहा कि आप बस आप आपने कह दिया इतना कुछ, अभी एक जलसा नहीं है, अब मेरे सवालों के जवाब दें। उसके बाद उन्होंने एक लंबा क्वेश्चन किया जिसमें उनका तज्जिया भी था। तो जवाब में फिर शहबाज गिल ने कहा कि जो है वो, अब आपने जलसा कर लिया, मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मुझे ज़रा मौका दें, आप अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ ना समझें, वो खुद फैसला कर लेंगे, मुझे बोलने दें। तो अगेन ये जो बेवकूफ़ का लफ्ज़ है, ये फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, चूंकि एक ऐसा रूटीन से हटके एक लफ्ज़ है, ऐसा लफ्ज़ है जिससे एंकर अनकंफर्टेबल हो सकता है कि ये जो है ना वो अगेन मुझ पर एक चढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस पर वो कह नहीं सकता, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने बात ठीक की थी कि जो ऑडियंस है वो बेवकूफ़ नहीं होते, मुझे पूरी बात करने दें ताकि वो खुद नतीजा ड्रॉ करें, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उनको ये भी पता चल जाएगा, और अगर वो आप गलत कह रहे हैं तो उनको ये पता चल जाएगा, मुझे बात करने दीजिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने बात शुरू की तो फिर मालिक साहब ने इंटरप्ट कर दिया। अब जब गेस्ट को आप बार बार इंटरप्ट करते हैं, हमारे मैं ये मानता हूं कि गेस्ट को आपने जब दिया तो कम से कम उसको अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए 1.5-2 मिनट जरूर दें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फौरन ही बात काट देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सर कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल और साथ शामिल कर ले। इसका मकसद ये होता है कि आपको काटना तो मायूब बात है, लेकिन फिर भी मैं गलत हरकत तो कर रहा हूं, लेकिन ले लें सवाल, तो आप एक तरह से करते हैं। लेकिन मालिक साहब जैसे सीनियर लोग जो हैं, क्योंकि मालिक साहब बहुत सीनियर हैं, तो सीनियर्स जो हैं वो ये थोड़ा सा एक रियायत लेते हैं कि चूंकि मैं बहुत सीनियर हूं तो मैं ये कर सकता हूं, और आमतौर पर जो गेस्ट होते हैं वो उनको और या उन जैसे सीनियर्स को रियायत देते भी हैं, इसीलिए वो रियायत ले भी लेते हैं। तो यहां पर जो है वो मालिक साहब ने उनको थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि आप जो है वो आप फिर 2018 से शुरू हो गए, उन्होंने फिर टोक दिया। तो जब 2-3 दफा टोका, अब उन्होंने शहबाज गिल साहब ने एक और मिसाल पेश की, जिससे मेरा ख्याल है कि वो अगेन वो मिसाल शायद इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मालिक सारे कैमरे बेचकर अगर चर्च पी जाए तो मुझे स्टूडियो, और फिर मुझे स्टूडियो दिया जाए, तो मैं तो बताऊंगा ना कि मोहम्मद मालिक चर्च बेच, सारे स्टूडियो बेच के जो है वो चर्च पी गया है, सारे कैमरे बेच के। अच्छा, अब समझाने के लिए मिसाल तो समझ तो आ गई बात की कि पिछली हुकूमत सारा कुछ अगर बेच के चली जाए तो मैं बताऊंगा तो ना कि ये हुआ है, तो मैं तो वहीं से 2018 से शुरू करूंगा ना, 2021 से कैसे शुरू करूंगा। हालांकि मालिक साहब ये कहने का मतलब ये था कि आप रेपिटेशन कर रहे हैं, ये बातें बहुत दफा कर चुके हैं आप, लेकिन मिसाल चर्च वाली थी और मालिक साहब के बारे में थी, तो इसलिए मेरा ख्याल है अगेन वो उससे अनकंफर्टेबल हो गए। तो आप ये देखिए कि अब तक जितना हमने बात की है, यहां तक पहुंचते पहुंचते लड़ाई नहीं हुई, अभी तक शो में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन एक दूसरे को अनकंफर्टेबल कर रहे थे, चुटकियां भरना जिसे कहते हैं, पिंच भोना जिसे कहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ये करते रहे, जिससे पैमाना जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, जब उन्होंने कोई डेटा बोलना शुरू किया, माई साहब ने कहा बोल दें सारा डेटा बोल दें, तो उससे फिर उनको थोड़ी सी ह्यूमिलेशन सी फील हुई होगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और उन्होंने अपनी बात को जारी रखी। फिर माई साहब ने कहा कि क्या बातें कर रहे हैं आप, ये इन्फ्लेशन आपको पता है रूरल इन्फ्लेशन कितनी है? तो उन्होंने कहा कि जी कितनी आप बताऊंगा 28% होंगे, क्या फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां जो लफ्ज का चुनाव था उससे इस लफ्ज पर लड़ाई शुरू हुई है। मेरा जहां तक मेरा एनालिसिस है इस पूरी शो को देखकर, ये जो लफ्ज फजूल था, आपको लगा होगा कि चर्च से लड़ाई हुई है, आपको लगा होगा कि जो है वो जब उन्होंने कहा कि नॉनसेंस से लड़ाई हुई है, नहीं, नॉनसेंस से लड़ाई नहीं हुई, मेरे ख्याल में लड़ाई फजूल से शुरू हुई है। उन्होंने कहा आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई गेस्ट किसी एंकर को ये कह देता है तो जाहिर है एंकर का भी एक मसला है, वो भी ऑनर बैठा हुआ है, लाइव शो चल रहा है। उन्होंने कहा क्या बातें आप कर रहे हैं। मालिक साहब ने उसको वो किया, उन्होंने कहा कि जी क्या फजूल बातें आप कर रहे हैं, आप कोई इकोनॉमिस्ट हैं? तो उन्होंने कहा आप कोई इकोनॉमिस्ट? उन्होंने कहा हाँ मैंने PhD कर रखी है। उन्होंने फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है? उन्होंने कहा जी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से किया। उनको वो जिसका तो मशकूक है। अच्छा, अब जो दूसरी लड़ाई जिससे मजीद बढ़ी, वो मालिक साहब की ये दलील थी कि जी आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो उसका स्टेटस मशकूक है, हालांकि वो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है मालिक साहब थोड़ा गुस्से में या थोड़ा रिएक्शन में या थोड़ा हाइपर होकर मालिक साहब थोड़ा सा फैक्ट को मेरा ख्याल है शायद मिस्टेक हो गई उनसे, और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कह दिया कि उसका स्टेटस मशकूक है, और इससे फिर लड़ाई तूल पकड़ गई। तो दो चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि लड़ाई जो की बुनियाद बनी, एक लफ्ज़ फजूल और एक जो है ये बात मालिक साहब का आर्गूमेंट के आपकी यूनिवर्सिटी मशकूक है। उसके बाद फिर जब उन्होंने ये कहा तो बात आ गई क्रेडिबिलिटी पर। अब ऐसे बंदे कई हैं हमारे जिनके बारे में ये मशहूर किया हुआ है कि जी इसकी तो यूनिवर्सिटी, इसके तो PhD की डिग्री, जैसे आमिर लियाकत के बारे में ये बहुत बात हुई है कि इनकी तो PhD जो है वो मशकूक है, या और भी लोगों के बारे में बात हुई है कि ये तो डॉक्टर मशकूक हैं।
तो वो सही है या गलत है मैं वैसे बता रहा हूं कि माजी में किन किन लोगों के बारे में बात हो चुकी है। तो अब ऐसे में जब क्रेडिबिलिटी का मसला आ गया तो शहबाज गिल साहब को लगा कि अब मेरा अपनी आवाज को लाउड करना जरूरी है, वरना वाकई लोग ये समझ बैठेंगे कि मेरी डिग्री मशकूक है। तो उन्होंने फिर कहा कि नॉनसेंस बात है। उन्होंने कहा व्हाट आर यू सेइंग। तो मालिक साहब ने जब कहा कि फिर उन्होंने कहा कि लुक एट योर वर्ड्स, तो यहां से फिर जो है ना वो उन्होंने उनको कह दिया कि आपको जर्नलिज्म छोड़ देनी चाहिए। तो बात जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। फिर जो हेटेड जो आगे वो क्लिप्स और वायरल हुआ है, जो जुमलों का तबादला हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर मैं नॉनसेंस बात कर रहा हूं तो यू आर एक्टिंग एज ए नॉनसेंस पर्सन। फिर गिल साहब यू आर बीइंग रूड, और फिर बात आगे बढ़ती गई और फिर जो कंक्लूजन हुआ या जो शो की एंडिंग हुई वो बहुत ही नाखुशगवार अंदाज में हुई, जिसमें वो बदतमीज़ का लफ्ज़ दोहराते रहे बार बार मालिक साहब, और उनका माइक ऑफ था शहबाज गिल साहब का, ना उनके ऊपर कैमरा था क्योंकि क्लोजिंग हो रही थी। तो वो भी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते रहे जो कि माइक कैच करता रहा। तो ये अनफॉर्चुनेट सी एक हैपनिंग हुई। आई एम श्योर ना ये मालिक साहब करना चाहते थे, ना ये शहबाज गिल साहब करना चाहते थे। आई एम श्योर कभी भी कोई एंकर इस तरह की चीज़ करके खुश नहीं होता, वो अपसेट रहता है। तो और कभी भी कोई गेस्ट शो में के साथ इस तरह की चीज़ हो तो वो खुश नहीं होता, वो अपसेट रहता है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो छोटे छोटे चुटकियाँ जो एक दूसरे को भरते आ रहे थे, कुछ शहबाज गिल साहब का जो दर्जा हरारत है वो भी थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, टेम्परेचर उनका हाई हो जाता है, और कुछ जो है वो मालिक साहब भी चुटकियां भरते रहे। चीज़ें जब जमा होती नहीं तो बात आगे फजूल पे और डिग्री पे और फिर नॉनसेंस पे आके रुकी, और जिसने इसको बाकायदा एक ऐसी लड़ाई में कन्वर्ट किया कि जिससे एक होता है कि झगड़ा थोड़ा सा हीटेड डिबेट हो जाती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिससे थोड़ा सा आप सख्त जुमलों का तबादला होता है, लेकिन वो अगली मीटिंग में हेलो हाय होकर ठीक हो जाता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी गुफ्तगू में इख्तिताम हुआ इस एपिसोड का कि जिसके बाद हमें लगता है कि या तो कोई दो चार अरशद शरीफ साहब जैसे एक कॉमन फ्रेंड हैं, या क्लासा साहब कॉमन फ्रेंड हैं, तो वो बैठें, तो या आमिर मतीन साहब ठंडे मिजाज के आदमी हैं, वो बैठें, दोनों को एक जगह पर बिठाएं और कॉफ़ी या चाय पिलाएं और फिर मामले को हल कराएं तो शायद हो जाए। अदरवाइज़ ये एक दोनों के दिलों में मेरा ख्याल एक सख्त किस्म की चीज़ आई है। इजाज़त दीजिए, लंबी बात हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।